नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का एक बहुत ही खास अंक लेकर। मैं हूं जया सिन्हा। ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद वेस्ट एशिया में हलचल तेज। ईरान और इजराइल का अगला कदम क्या होगा, तो वहीं भारत की ओआईसी को दो टूक। क्या है पूरी खबर, इस वक्त के ताजा अपडेट्स आइए बताते हैं। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान इजराइल संघर्ष विराम की घोषणा। कहा दोनों देश 12 दिन का संघर्ष समाप्त करने पर सहमत। ईरान की ओर से कतर में अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमले के बाद सीज फायर की घोषणा। इजराइल ईरान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा का कच्चे तेल की कीमतों पर असर। एक सप्ताह के निचले स्तर पर आए दाम। ब्रेंट में 4% से अधिक और WTI में लगभग 6% की गिरावट। भारत की ओआईसी को दो टूक। कहा जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान के प्रभाव में आकर तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कर रहा है ओआईसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने कहा उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के अब खत्म होने के आसार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है, जिससे 12 डे वॉर का अंत होगा। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई। इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा, फिर इजराइल। इसके 24 घंटे बाद ये संघर्ष समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने दोनों देशों की हिम्मत, बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि ये संघर्ष वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। तो अगले 6 घंटे में पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम, ऐसा ट्वीट यहां पर किया है, ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप के दावों के बावजूद भी ईरान और इजराइल संघर्ष विराम पर सस्पेंस अभी बरकरार है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संघर्ष विराम की बात को नकार दिया है। अरागची ने कहा कि अभी तक इजराइल और ईरान के बीच किसी भी संघर्ष विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। वहीं इजराइल ने भी अभी तक संघर्ष विराम की कोई पुष्टि नहीं की है। तो यहां पर दोनों ही देशों की तरफ से किसी भी तरह की कोई पुष्टि यहां पर नहीं हुई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से संघर्ष विराम की घोषणा से पहले ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया। हमले को देखते हुए दोहा में एयर मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिया गया था। कतर की राजधानी दोहा में धमाके की आवाज सुनी गई। तो यहां पर ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई, यहां पर जिस बदले की बात ईरान कर रहा था उसने उसी के तहत यहां पर अमेरिकी एयरबेस पर किया हमला। और ट्रंप की ओर से संघर्ष विराम की घोषणा के बाद पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच संघर्ष विराम की खबर शेयर बाजार के लिए एक सौगात बनकर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा के बीच एशियाई शेयर बाजार में उछाल देखा गया है। भारत की गिफ्ट निफ्टी के शेयरों में 72 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं जापान के निकेई 225 के शेयर 562.66 की बढ़त के साथ खुले। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के KOSPI के शेयरों में भी 1.83% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो शेयर बाजार ने उछाल ट्रंप की घोषणा का स्वागत करते नजर आए एशियाई शेयर बाजार।
और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की यहां पर घोषणा के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार में और तेजी आएगी, लेकिन अभी तक फिलहाल ईरान और इजराइल दोनों देशों की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया यहां पर सामने नहीं आई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम पर यहां पर युद्ध विराम की घोषणा, संघर्ष विराम पर सहमति की घोषणा का असर शेयर बाजार में साफ तौर पर नजर आया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट यहां पर आई है। लगातार जो पूरे विश्व की ऊर्जा जरूरतें हैं उन पर यहां पर एक प्रश्न चिन्ह सा लगता नजर आ रहा था इस संघर्ष के चलते। तो ब्रेंट क्रूड वायदा में 3.76% की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं भारत से लेकर जापान और कोरिया तक के शेयर बाजार में यहां पर एक उछाल नजर आया है। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी $2.7 लुढ़कता हुआ दिखा। 6% की गिरावट के साथ 9 जून के बाद से सबसे कमजोर स्तर पर यहां पर नजर आ रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों। तो 11 जून के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $2.7 या कह सकते हैं 3.94% गिरकर $65.46 प्रति बैरल पर आ गया है। यह सत्र की शुरुआत में 6% की गिरावट के साथ 9 जून के बाद से सबसे कमजोर स्तर है। तो ट्रंप द्वारा ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। अखिलेश, यहाँ पर ट्रंप की ओर से संघर्ष विराम की घोषणा तो हो गई है, लेकिन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पे दोनों देशों की तरफ से नहीं आई है। जमीनी हालात इस वक्त क्या कह रहे हैं? जिस सीज फायर की घोषणा या जिस सीज फायर की बात ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं, कितना संभव वो नजर आ रहा है? देखिए, ट्रंप ने जब घोषणा की है तो उसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ बात हुई है, क्योंकि ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल में लिखा है कि ईरान आया, इजराइल आया, दोनों ने कहा शांति। तो मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, ट्रंप और इजराइल, ट्रंप और ईरान। और निश्चित तौर पे ये बातचीत चल रही थी, क्योंकि कल भी हमने देखा कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो मॉस्को गए थे और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। व्लादिमीर पुतिन ने निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई संदेश दिया है कि किस तरीके की बात हुई। और उसके बाद इजराइल तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में है, अमेरिका के संपर्क में है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो घोषणा की है उसमें कुछ तो बात है, लेकिन मैंने अभी सुबह इजरायली दूतावास के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला कि ईरान तो अग्री हो गया था, लेकिन ईरान ने फिर उन्होंने एक बार हमला किया है। तो निश्चित तौर पे ये चीजें लगता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने समय दिया है कि 6 घंटे ईरान, फिर 6 घंटे इजराइल, फिर 12 घंटे दोनों, फिर उसके बाद हमेशा के लिए, तो इस तरह की स्थितियां अभी धीरे धीरे बदल सकती हैं। क्योंकि देखिए, दोनों जिस तरीके से गुत्थम गुत्था थे लड़ाई में और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर रहे थे, पहले इजराइल, फिर ईरान, फिर इजराइल, फिर ईरान, फिर अमेरिका भी शामिल हो गया। और उसके बाद ईरान ने कल जो है रात में कतर में हमला किया एयरबेस पे। हालांकि जो जानकारी है उसमें है कि ईरान ने पहले भी जानकारी दी थी अमेरिकन लोगों को और कतर के लोगों को कि हम एक हमला करेंगे। तो निश्चित तौर पे सांकेतिक हमला था ईरान की तरफ से। 19 मिसाइल छोड़े गए थे, जिसमें कि एक गिरा, वो भी निर्जन जगह पे, लेकिन 18 इंटरसेप्ट हो गए। तो इस तरह से कहे कि एक सिंबॉलिक कार्रवाई अभी हो सकता है, एक आध दिन और चले, लेकिन जो दिशा डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बात का अनाउंसमेंट किया है वो अनाउंसमेंट में कुछ तो दम है। अब देखना होगा कि इजराइल और ईरान या इजराइल की खुद की शैली भी ऐसी है कि वो कई बार आगे बढ़कर सक्रिय हो जाता है, ईरान भी आगे बढ़कर रिटेलिएशन करने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जस्ट वीकेंड हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी देर सांस रोक कर देखें क्या हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। लेकिन जो लगता है, जो स्थितियां हैं कि इजराइल के लिए भी एक मौका है कि वो इस लड़ाई से बाहर है। ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको काफी नुकसान पहुंच चुका है, और चाहे भले ही वो ईरान दावा कर रहा हो या कुछ लोग दावा कर रहे हो कि बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके का नुकसान पहुंचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का तकरीबन तीनों साइट्स का काफी खराब हो गया है। तो ऐसे में फिर एटॉमिक हथियार बनाना बहुत संभव नहीं होगा ईरान के लिए। और लगातार अगर इंगेजमेंट बना रहेगा तो हो सकता है ईरान
पर और दबाव बने और ईरान बीच का एक रास्ता निकालकर आगे बढ़ने को तैयार हो, जिसमें कि वो प्रूव कर सके कि वो शांतिपूर्ण ऊर्जा की तैयारी में है, वो शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए जो तैयारियां होती है, न्यूक्लियर तैयारियां, उसकी ओर बढ़ रहा है, न कि हथियार बनाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन तो अखिलेश एक अभी स्थिति भी की ओर खबर कह आ रही है सकते कि हैं। इजराइल में इस वक्त भी सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं, सुनाई दे हाँ, रहे हैं इजराइल में भी। इजराइल में अभी थोड़ी देर सायरन बजे थे, फिर सायरन रुक गया है, फिर सायरन बजे हैं, तो इजराइल भी लगातार सतर्क की स्थिति में है। मुझे भी खबर आई कि इजराइल में सायरन बजे, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद खबर आई कि सायरन रोक दिया गया, अभी फिर एक खबर आई है कि सायरन बजे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों एक दूसरे को सतर्क निगाहों से देख रहे हैं, वो सतर्क निगाहों में है कि थोड़ा सा भी अगर आभास होगा तो वो सतर्कता बरतेंगे। एक खतरनाक स्थिति हो जाती है कि जब आपने बात की है, डोनाल्ड ट्रंप से बात की है कि हम शांति चाहते हैं, जब दोनों ने यह कहा है, और हम देख रहे थे कि अरागची पूरे देश, पूरी दुनिया के लोगों से बात कर रहे थे, ईरान के राष्ट्रपति भी पूरी दुनिया के लोगों से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने बात की, तो निश्चित तौर पे इच्छा है, ईरान की तरफ से इच्छा है कि इस युद्ध को रोके, और इजराइल की तरफ से भी इच्छा है कि अब जब परमाणु उनके जो साइट्स है वो तकरीबन बर्बाद हो चुके हैं, तब इस लड़ाई को जारी रखने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस ओर में चीजें बढ़ रही है जिस ओर सबको आशा है। हो सकता है एक दो दिन डिस्टर्ब रहे, वो होता है जब आप युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, तो कई कई जगह ऐसे होते हैं कि वो जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम से काम होते रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में आशा लोग लगाए हुए हैं कि हाँ वो बढ़े। जी बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर जिस तरह से कल की जो स्थिति रही जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया, उसके बाद से जो तमाम देश हैं, कतर, बहरीन, दुबई, सब जगह पे काफ़ी हाई अलर्ट हो गया, सबने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। इस वक्त क्या कुछ स्थिति बता रहे हैं? बहुत ही कम समय है, लेकिन फिर भी इस वक्त क्या कुछ स्थिति है जिस तरह से तमाम देश जो हैं इस वक्त काफ़ी हाई अलर्ट मोड पर चल रहे हैं? किस तरह से तमाम फ्लाइट्स यहाँ पर रद्द हो गई हैं, बात करो एयर इंडिया, इंडिगो, किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त जो स्थिति है पूरे पूर्वी एशिया? देखिए अभी तो एयर अलर्ट उस तरीके से नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर इजराइल की तरफ से कुछ होता है अचानक हमला, तो निश्चित तौर पे फिर स्थितियां बदल जाएगी। लेकिन जो अभी तक लग रहा है कि इजराइल भी हो सकता है इस बात को माने, डोनाल्ड ट्रंप का सम्मान करे, क्योंकि नेतन्याहू की ताकत डोनाल्ड ट्रंप ही है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है तो नेतन्याहू को उसको मानना पड़ेगा। ईरान डोनाल्ड ट्रंप के अधीन नहीं है, लेकिन नेतन्याहू की स्थिति है कि वो राजनीतिक तौर पे, राजनयिक तौर पे, हथियार के तौर पे, सारे तौर पे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इजराइल अपनी तरफ से बहुत ज्यादा उकसावे वाली कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान ने भी कहा है, अगाची ने अभी कहा है थोड़ी देर पहले कि हम अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे अगर इजराइल हमला नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पे आप बॉल जो है कह सकते हैं कि कोर्ट इजराइल के कोर्ट में है। अगर इजराइल चुप बैठता है तो ईरान भी चुप बैठेगा, और इस तरीके से धीरे धीरे चीजें मध्यस्थता की ओर बढ़ेगी। और जो जहां भी एयर अलर्ट हुआ है वो एयर अलर्ट भी धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि एयर अलर्ट इसी के आलोक में था कि ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे। ईरान ने अब कतर में और इराक में कह सकते हैं कि एक सांकेतिक कार्रवाई की है, जिससे उन्होंने अपने जनता को संतुष्ट किया है, अपने पूरे सिस्टम को संतुष्ट किया है, और आगे बढ़ने के लिए अरागची है, अरागची लगातार बात कर रहे हैं कि इजराइल हमला न करे तो हम भी हमला नहीं करेंगे। तो स्थिति यहाँ है कि दोनों तरफ से सांस रोक कर लोग खड़े हैं, और अभी जो है इजराइल को इस बात को समझना पड़ेगा। इजराइल के कोर्ट में, आज का बॉल इजराइल के कोर्ट में। जी बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरह से दो खेमों में एक तरह से दुनिया बंटती भी नजर आई अखिलेश, जहाँ पर इजराइल के समर्थन में भी और ईरान के समर्थन में भी खुलकर देश सामने आए। सैन्य हस्तक्षेप की अगर ना भी जिक्र करें तब भी खुलकर सामने जरूर आए कि किस तरह से दोनों ही देशों के लिए अपने अपने एक अलग सपोर्ट सिस्टम है। ऐसे में यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान हुआ है सीज फायर का, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आई हैं बाकी देशों की तरफ से भी? हाँ, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो सीज फायर का ऐलान है, वो ऐलान निश्चित तौर पे उनकी जो बातचीत हुई होगी उसी के आधार पे है। लेकिन जिस तरह से दुनिया बटी हुई थी, आप देख लीजिए, दुनिया बटी तो हुई तो थी। इजराइल के पक्ष में अमेरिका खड़ा था काफी पूरी ताकत के साथ। पूरा वेस्ट जो है, वेस्टर्न कंट्री जो है, वो बोल रहे थे कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए।
दूसरी तरफ अगर देखें तो रूस और चीन कंडेम कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया कंडेम कर रहा था कि इजराइल ने जो हमला किया है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका खड़ा था इजराइल के पक्ष में, उस तरीके से ईरान के पक्ष में कोई देश नहीं खड़ा था बिल्कुल। कि वो ईरान को फंडिंग करे, ईरान को हथियार दे, ईरान को सारी वो जरूरतें पूरी करे जो ईरान इस समय युद्ध के समय चाहेगा। तो यह जो विभाजन दुनिया में दिख रहा था, एक तरफ का विभाजन था कि शांति स्थापित होना चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ तो जहां उनका पूरा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि नहीं, ईरान के पास हथियार, परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। तो इस तरीके से एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे थे वो इजराइल ने जो हमला किया था फ्राइडे को। तो ये दुनिया का विभाजन कई मामलों में कहे तो आइडियोलॉजिकल ज्यादा था, एक तरफा झुकाव ज्यादा दिख रहा था इजराइल के फेवर में। हाँ, अब जो है दुनिया के देश निश्चित तौर पे अब जो स्थितियां बदल रही हैं, दुनिया के देश प्रतिक्रिया करेंगे और मुझे लगता है कि सारी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी कि स्वागत करेंगे लोग अगर ये सीज फायर होता है और ये स्थितियां अगर बेहतर होती है, तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के राजनयिक शक्तियों को इस बात के लिए शांति होगी कि अभी जो हार्मुज के स्ट्रेट को बंद करने की बात भी जो ईरान कर रहा था, वहां से भी शांति हुई कि वो स्ट्रेट अभी बंद नहीं होगा और दुनिया का जो यातायात है, खास करके ऑयल एंड गैस का यातायात है, वो जारी रहेगा और तेल और गैस की जरूरतें जो है दुनिया की पूरी होती रहेंगी। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर घोषणा के बाद ही जो शेयर बाजार में एक जबरदस्त उछाल हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो पूरे विश्व की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसमें कहीं ना कहीं एक चिंता की लहर दौड़ गई थी इजराइल और ईरान के इस संघर्ष के चलते। किस तरह से देख रहे हैं? बाजार ने स्वागत किया है डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान का, लेकिन अभी तक किसी तरह की पुष्टि यहाँ पर निकल कर नहीं आई है ईरान और इजराइल की तरफ से। देखिए, नहीं, ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल हम पे हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। खुद विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा, इस बात कही है। इजराइल ये कह रहा है कि हम देख रहे हैं, अगर ईरान ने तो पहले वादा किया कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने हमला कर दिया। तो ये थोड़ी देर तक मुझे लगता है कि ये कुछ 4-5 घंटे तक ये स्थिति रहेगी। इवॉल्विंग सिचुएशन है, उस इवॉल्विंग सिचुएशन में उनका सिस्टम जो ऑटो मोड में है वो भी सिस्टम काम करता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्थितियों में नियंत्रण आएगी और स्थितियां उस ओर बढ़ेगी जिस ओर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। बाजार की बात है तो बाजार में निश्चित तौर पे बाजार काफी संवेदनशील होता है और जो बाजार में कई बार ऐसा होता है कि वो वादों के आधार पे वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो अभी बाजार निश्चित तौर पे अभी देख रहा है कि क्या स्थिति बनेगी और उसके बाद बाजार में स्थिरता आएगी। लेकिन निश्चित तौर पे एक खुशी की तो लहर है ही। पूरा तेल गैस का जो बाजार है वो पूरा मध्य पूर्व पर स्थित है, आधारित है, और मध्य पूर्व में अगर थोड़ी भी अशांति होगी तो उसमें ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन जब शांति के थोड़े से भी सिग्नल मिलते हैं तो बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद आने लगती है, दाम कम होने की उम्मीद होने लगती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर लगातार भारत भी इस पे बहुत ही संयमित और संतुलित अपनी कूटनीतिक पहल के साथ आगे बढ़ रहा है इस पूरे संघर्ष को लेकर। और प्रधानमंत्री ने ईरानी समकक्ष से बात भी की थी, ईरानी राष्ट्रपति से, कि किस तरह से कूटनीतिक और संवाद से ही इस समस्या का हल निकल सकता है। यहाँ पर वहाँ जो भारतीय फंसे हैं उनके लिए भी ऑपरेशन सिंधु भारत की ओर से चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इसका दायरा बढ़ा, जहाँ पर कतर और बहरीन और बाकी देश भी इसमें कहीं ना कहीं कल रात को शामिल होते नजर आए, किस तरह से देखते हैं जो तमाम भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या इस पूरे इलाके में वहाँ पे काम करती है, वहाँ पे रहती है, किस तरह से चिंताओं को अगर बढ़ाते हुए, भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, भारत के चूंकि संबंध ईरान से बहुत अच्छे हैं, इजराइल से भी बहुत अच्छे हैं, और अगर कहेंगे तो पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिप्लोमेसी अपनाई है उसमें आप देखेंगे कि मध्य पूर्व के सभी देशों से भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। न सिर्फ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि राजनयिक तौर पे एक एकजुटता बनी है, राजनीतिक तौर पे दोनों की समझदारी बनी है भारत और मध्य पूर्व के देशों के बीच में। इसीलिए इंडिया यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है जिसमें कि काम चल रहा है, उसमें कि मध्य पूर्व के देश शामिल होंगे। तो ये जो एक पॉजिटिव सिग्नलिंग इंडिया ने दिया है पिछले 11 सालों में कि हम एक विकास सहयोग को लेकर के एजेंडा को लेकर आगे बढ़ने वाले देश हैं और हम सारे देशों के साथ इसी आधार पे चाहते हैं कि संबंध विकसित करें। जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग एंड मैनिपुलेटिंग की जगह एक लॉबी के साथ शामिल होने की जगह भारत की लगातार इस इलाके में जो सक्रियता रही है वो सक्रियता सहयोग के आधार पर रही है।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो सपोर्ट मिल रहा है मध्य पूर्व से भारतीयों को वापस लाने में, आपने देखा कि आर्मेनिया की तरफ से भारतीय आए, उसके बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए एक्सक्लूसिवली खोल दिया है। एक बहुत बड़ी बात थी कि ईरान जो युद्धरत है उसने अपना एयर स्पेस भारतीयों के लिए खोला है, और सिर्फ एयर स्पेस नहीं खोला है बल्कि ईरान के ही जहाज से, महान एयरलाइंस से भारतीय जो है ईरान से डायरेक्टली भारत आ रहे हैं। तो 6 से ज्यादा फ्लाइट आ चुकी है वहां की, और लगातार फ्लाइटें आएंगी। इजराइल से भी फ्लाइटें आएंगी, जो वहां से जो लोग आना चाहेंगे। तो अब देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि भारत का जो पूरा इंगेजमेंट है इस पूरे इलाके में, उससे भारतीय जो वहां लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी काफी फायदा होता है, उन लोगों को रोजगार मिलता है। तरह तरह के रोजगार में भारत के लोग वहां हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के रोजगार में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के रोजगार में काफी लोग हैं वहां पे, मैनेजमेंट के रोजगार में काफी लोग हैं, उसके अलावा स्किल लेबर के रोजगार में काफी लोग हैं। तो हमारा भारत में जो विदेश से पैसा आता है, रेमिटेंस आता है, उसमें जो मध्य पूर्व है उस वहां सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें जो मध्यम वर्ग है, यहाँ तक कि निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी वहाँ काफी बड़ी संख्या में काम करने जाते हैं। और मैं यह बताऊं कि मैं एयरपोर्ट पे गया था जब ईरान से लोग आ रहे थे, और मैंने देखा कि वो जो आने वाले जो लोग हैं उसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो मध्य वर्ग हैं या निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, जो वहाँ मध्य पूर्व में काम करने गए हैं, ईरान में काम करने गए हैं, और ईरान के विकास में योगदान करते हैं ऐसे समय में जब ईरान पे तरह तरह के सैंक्शन लगे हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे काफी करीबी नजर यहाँ पर भारत बनाए हुआ है इस पूरी स्थिति पर। और फिलहाल इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उस लिहाज से यहाँ पर ट्रंप की घोषणा के बाद, सीज़फायर घोषणा के बाद फिलहाल अभी इस पूरे मसले पर सस्पेंस यहाँ पर बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कहते आए हैं कि भारत शांति का पक्षधर है और किसी भी समस्या का हल या रणभूमि से नहीं बल्कि संवाद और कूटनीतिक पहल से ही निकलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ सीज़फायर की घोषणा जरूर हो गई है, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ने ही अभी इस सीज़फायर घोषणा के ऐलान पर अभी फिलहाल चुप्पी बरकरार रखी हुई है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए नया सवेरा के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से जॉर्डन और मिस्र के रास्ते अभी तक करीब 604 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 161 भारतीयों को लेकर पहला समूह आज देर रात नई दिल्ली पहुंचेगा। इजराइल स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा की है। तो ऑपरेशन सिंधु जारी, ऑपरेशन सिंधु जिसके तहत लगातार भारतीयों को ईरान से वहां निकाला जा रहा है। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से की गई भारत विरोधी टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अनुचित और तथ्यहीन बताया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान द्वारा प्रेरित हैं, जिसने आतंकवाद को अपनी राजनयिक नीति का हिस्सा बना लिया है। ये मंच का संकीर्ण और राजनीतिक हितों के लिए निरंतर दुरुपयोग है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि OIC बार बार पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के वास्तविक खतरों की अनदेखी करता है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में यह स्पष्ट रूप से देखा गया। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा है। ये भारत के संविधान में दर्ज है। OIC को पाकिस्तान के प्रचार के प्रभाव में आकर अपने एजेंडे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए, वरना इसकी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को गहरी क्षति पहुंचेगी। बता दें कि OIC खुद को मुस्लिम जगत की सामूहिक आवाज कहता है और इसके 57 सदस्य देश हैं।
भारत ने बार बार कहा है कि ओआईसी को पाकिस्तान जैसे देशों का उपकरण नहीं बनना चाहिए, जो अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे के तहत भारत के खिलाफ झूठे और पक्षपाती प्रस्ताव पारित कराते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा बल और जिला रिजर्व गार्ड के जवानों के साथ भोजन कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जवानों के साथ भोजन कर उन्होंने न केवल उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि उनके परिश्रम और बलिदान को भी सम्मान दिया। इस दौरान अमित शाह ने जवानों से अनौपचारिक बातचीत कर उनकी समस्याएं और जमीनी अनुभव भी साझा किए। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही उन चारों राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों से जुड़े विशेष मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के क्रियान्वयन के साथ पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली को मजबूत करने जैसे साझा हित से संबंधित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नया सवेरा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मृतकों के शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। इस पर सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश एस जोशी ने कहा कि कुल 253 डीएनए सैंपल के नतीजे आए हैं। इनमें से 240 यात्री हैं और 13 गैर यात्री हैं। On 23rd June, 7 p.m., total 253 DNA match results have come. 253 includes 240 from the passenger and 13 from the non-passenger. If I am talking about the day one, then total 19 non-passenger were identified. Out of that, 6 deceased body were handed over to their family based on their facial identification, while 13 was handed over by DNA matching. Amongst this 253 plus 6, which is handed over by facial matching, that total is 259, and out of that 256 bodies were handed over till today. भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना हो सकते हैं। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये प्रक्षेपण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर हो सकता है। वहीं इस मिशन के लिए बैकअप लॉन्च अपॉर्चुनिटी 26 जून के लिए प्लान की गई है। मिशन में स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। करीब 14 दिन तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। हालांकि इससे पहले इस मिशन की लॉन्चिंग कई बार टाली जा चुकी है। पहले ये मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टाल दिया गया। और भारत के 2 महान आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का आज शुभारंभ होगा।
इस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ये ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वैकोम, सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता, उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान जैसे विषयों पर केंद्रित था। श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस समारोह में आध्यात्मिक गुरु और अन्य सदस्य एक साथ आएंगे और भारत के सामाजिक एवं नैतिक ताने बाने को आकार देने वाले दूरदर्शी संवाद पर विचार करेंगे और उसका स्मरण करेंगे। यह श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी दोनों द्वारा समर्थित सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के साझा दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सुरक्षा परिषद के सचिवों की 20वीं बैठक के मौके पर मुलाकात की। ये भेंट भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय संवाद को पुनर्जीवित करने और आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत चीन संबंधों में हालिया प्रगति की समीक्षा की और आपसी सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। डोभाल और वांग यी ने सहमति जताई कि लोगों के बीच संपर्क और विश्वास निर्माण द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने की कुंजी है। एनएसए डोभाल ने इस अवसर पर आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ये वैश्विक दायित्व है कि आतंकवाद के खिलाफ सुनियोजित और सामूहिक प्रयास किए जाएं। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बातचीत में अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने आने वाले समय में संवाद को और गहन बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई। डोभाल ने वांग यी को भारत में आयोजित होने वाली 24वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेने का आधिकारिक न्योता भी दिया। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया है। अगले 7 दिन के दौरान मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज और कल अत्यधिक तेज वर्षा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान थोड़ा कम होकर अधिकतम 34 और न्यूनतम 27 डिग्री पर रहेगा। पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। दिन भर बादल छाए रहेंगे, जिससे गर्मी में राहत मिलेगी। तो मॉनसून अपडेट में राहत के आसार। वहीं बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है और गुजरात के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गुजरात रीजन और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इन क्षेत्रों में अगले 7 दिनों में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है। गुजरात रीजन और सौराष्ट्र के कई क्षेत्रों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड के कई इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश से जनजीवन बहाल हो गया है। बेहद बेहाल है जनजीवन और मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अब तक सामान्य से 102% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये मॉनसून अपडेट, कहीं पर राहत मिल रही है गर्मी से तो कहीं पर हाल बेहाल है। तपस भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तपस का रुख करते हैं। तपस, जिस तरह से यहाँ पर मॉनसून का अपडेट आ रहा है, कई जगहों पर इस वक्त रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के हिसाब से, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली वासियों को अब ज्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा मानसून का। इनफैक्ट प्री मानसून शावर जो है
जया, हम लोगों के दिल्ली के कुछ कुछ इलाके में शुरू हो जाए। इनफैक्ट आप रहते हैं द्वारका के पास, तो द्वारका और आसपास के इलाके जैसे कि नजफगढ़ हो गया, पालम हो गया, एयरपोर्ट के इलाका जो है, ये जो जगह है पश्चिम बिहार, नरेला, भिवानी, ये सब जगहों पे अगले 1 घंटे में बारिश होने वाली है, जिसका अनुमान दिया गया है। पूरे दिल्ली में इनफैक्ट दिल्ली और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है, और ये अगले 2 दिन, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट की भी जो एक अपडेट दी गई है IMD के उस तरफ से। हमें जो बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में मानसून दिल्ली में पहुंच जाएगा, उससे पहले भी पहुंच सकता है। तो क्योंकि पूरा का पूरा जो यूपी है ऑलमोस्ट कवर हो चुका है मानसून से, और बस थोड़ी ही देर में दिल्ली की तरफ ही मानसून रुख ले लेगा। तो अभी बारिश आप आज देखने वाले हैं, ये आप इसको प्री मानसून शावर भी बोल सकते हैं। मानसून से आने से पहले जो हवाएं और जिस तरीके से बारिश होती है वो देखा जा सकता है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी दिल्ली, NCR, उसके बाद आसपास के जो जितने भी इलाके, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे अब बारिश होगी, और मानसून इन जगहों पे भी पहुंचने वाला है जल्द से जल्द। तो दिल्ली वासियों को जो पहले 1 हफ्ते पहले जो गर्मी से झुलस रहे थे, अब जो सौंधी खुशबू है मिट्टी की, वो सुनने को मिलेगी, इस तरीके से बारिश होने की उम्मीद है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर, सौराष्ट्र की बात करें, गुजरात के कई रीजन्स में यहाँ पे येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कि कहीं पे तपिश से राहत मिलेगी, तो वहीं कहीं पर जनजीवन बहुत ज़्यादा बेहाल भी है, क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है झारखंड में भी। जी, ये पहले भी बताया गया था IMD के, जब आपको याद होगा करीब 1 महीने पहले एक जब बुलेटिन इशू किया गया था, हम लोग गए थे बात करने के लिए, तब बताया गया था कि इस साल जो मानसून की बारिश है वो पिछले कई सालों से बेटर है। इनफैक्ट कहा गया था कि 105% एट एन एवरेज रेनफॉल का अनुमान दिया गया था, यानी कि जो एवरेज है उससे भी ज्यादा इस बार होने की उम्मीद थी। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जो अभी भी भारत में बहुत सारे लोग, बहुत प्रतिशत लोग जो है वो एग्रीकल्चर यानी खेती के साथ या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था भारत के लिए। दूसरी चीज है कि आपने जैसे कहा गुजरात और आसपास के इलाके, बहुत सारे इलाके, आपने सही कहा कि बारिश से पानी भर चुका है, लेकिन बहुत सारे कैनाल हैं जो जिसे हम कहते हैं रेन फीड कैनाल, यानी कि पानी मानसून से पानी या फिर पानी से जो वो कैनाल चलते हैं वो अभी भर रहे हैं, जिससे पूरे साल या फिर एटलीस्ट कम से कम 6 महीने ये जो पूरी जगह है यहाँ पे पानी की उतनी दिक्कत नहीं होगी। और खासतौर से अब जो हम लोग पिछले कुछ सालों से देखते आए हैं कि गुजरात, राजस्थान, आसपास के जितने भी इलाके, जो एक जमाना था जहाँ पे जो जमीन थी वो उपजाऊ नहीं थी, बंजर होती थी, लेकिन अब वहां पे भी खेती की जा रही है। तो ये जो पानी है ये नीचे जाएगा, और उससे जो है ये थोड़ा और बेटर होगा जो खेती करने के लोग। लेकिन जरूर आपने सही कहा कि शॉर्ट टर्म में जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त जरूर होता है, क्योंकि बारिश जब पड़ती है और अगर पूरी जो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, हमने दिल्ली में भी देखा है, दिल्ली में भी अभी काम चल रहा है करीब 400 जगहों पे जो गड्ढे हैं उनको भरने का। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिसिल्टिंग भी हो जाए और जो नालियां है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो बारिश होने वाली है बहुत तगड़ी होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तपस फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में अगले 1 घंटे में बारिश होगी, ऐसा कहना है हमारे संवाददाता का, और दिल्ली वाले काफी इंतजार कर रहे हैं इस प्री मानसून शार का। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए नया सवेरा के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और आइए नया सवेरा में अब आपको बताते हैं अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधे रुख करते हैं संध्या का। संध्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं,
गुड मॉर्निंग संध्या, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? गुड मॉर्निंग जया। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं जिस तरह से विदेश मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उस खबर के साथ, जिसे हरिभूमि अखबार ने आज अपने पहले पेज पर हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। और आपको बताएं कि डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि पूरी दुनिया को आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता दिखानी चाहिए, और इसे हेडलाइन बनाया गया है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर ज़रूरत दर्शाई गई है, एक्स के माध्यम से ये बात कही गई है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो ये खबर OIC से जुड़ी हुई है। आपको बताएं कि इस्लामिक देशों का जो संगठन OIC है, इसकी बैठक में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के बयान को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि पाक ने तुच्छ राजनीतिक मकसद के लिए OIC के मंच का दुरुपयोग किया है। तो इस खबर को भी आज पहले पेज पर प्रमुखता के साथ लिया गया है। वहीं पाकिस्तानी उड़ानों के लिए पाबंदी भी भारत की तरफ से बढ़ा दी गई है। अगली खबर की बात करते हैं तो ये खबर हेडलाइन के साथ प्रकाशित है, जो विकास को दर्शा रही है। PMO का क्योंकि नया प्लान है जो जल्द ही ऐलान के तौर पर हमारे सामने होगा। 8,000 करोड़ के फंड से 8 शहर नहीं बल्कि अब 1 लाख की आबादी वाले छोटे शहरों का विकास किया जाएगा, और ये जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा PMO की तरफ से। तो ये खबर भी आज प्रमुखता के साथ एक विकास के तौर पर ली गई है। अगली खबर की बात करें तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसे आज अखबारों में देखने को मिला है। जनसत्ता अखबार ने आज इस खबर को पहले पेज पर लिया है और बताया कि पंजाब में आप, बंगाल में तृणमूल, गुजरात में मिला जुला परिणाम उपचुनाव के दौरान देखने को मिला है। अगली खबर का रुख करते हैं। ये है आपातकाल के 50 साल से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज दैनिक जागरण अखबार ने लिया है और साफ तौर पर लिखा है कि इंदिरा गांधी के लिए भी गले की फांस बन गए थे संजय गांधी। हालांकि ये बात आपको बताएं कि 21 महीनों के आपातकाल के शासनकाल के दौरान इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव जो रहे PN धर ने उस दौरान की गतिविधियों को अपनी किताब इंदिरा गांधी आपातकाल और भारतीय लोकतंत्र में लिपिबद्ध किया है, और उसी के हवाले से आज ये आपातकाल के 50 साल को लेकर के आर्टिकल प्रकाशित किया गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो आपको बताएं कि एशिया महाद्वीप के गर्म होने की रफ्तार वैश्विक औसत से दोगुनी हो चली है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार तपिश बढ़ती जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप और विश्व की 60% आबादी का निवास स्थान एशिया वैश्विक औसत से लगभग 2 गुना गति से गर्म हो रहा है। उसके साथ ही अगले कॉलम में भी एक और खबर प्रकाशित है जो बता रही है कि दिल्ली NCR में आज मॉनसून दस्तक दे सकता है। तो ये एक राहत भरी खबर है। चलते चलते एक और खबर का रुख करते हैं जिसे हिंदुस्तान अखबार ने देश दुनिया पेज पर लिया है। ये चिंताजनक होने के साथ साथ हमें चेतावनी भी दे रही है, क्योंकि लकवे की चपेट में आ रहे हैं लगभग 30 से 32 साल के युवा, ये बता रहा है। और इसके कारण भी इस खबर में आज बताए गए हैं कि उसके क्या कुछ कारण है। रात में जागना और नशे से कम उम्र के लकवे का अटैक सामने आ रहा है। साथ ही साथ प्रमुख लक्षण भी इसमें बताए गए हैं, और मरीजों को खून पतला करने की दवा भी इसके लिए लेनी पड़ रही है। भीषण गर्मी भी इसकी एक वजह सामने आई है, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भीषण गर्मी के कारण लकवे के मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो अलग अलग क्षेत्रों की जया अगर बात करें तो इन खबरों को आज प्रमुखता के साथ अलग अलग अखबारों ने हेडलाइन के साथ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, फिलहाल इन सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई बेहद अहम खबर। और आइए नया सवेरा में खबरों को आगे बढ़ाते हैं। आज से 50 वर्ष पहले इस देश में संविधान पर संकट आया था। आज 50 साल पहले इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर लादी थी। इस काले अध्याय की 50वीं बरसी 25 जून को आने वाली है, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इसी मौके पर DD न्यूज़ लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50, और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव कर संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार किया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। यह घोषणा भारतीय इतिहास के उस सबसे काले दौर की शुरुआत थी
जब देश में अभूतपूर्व दमन की शुरुआत हुई। लेकिन इसके पीछे कारण बना था इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला और उसे लागू करने पर पूर्ण रोक से इनकार करने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। इसलिए जब आपातकाल लगा तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर भी जमकर हमला बोला। जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसकी सुनवाई वैकेशन जज जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने की। 24 जून 1975 को उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले ही दिन आपातकाल घोषित कर दिया गया। नतीजा देश के लोकतंत्र पर लगा सबसे बदनुमा दाग। जो आतंक का माहौल था उसमें जजों को इतना जबरदस्त डराया गया। एएन रे का केस पहले से ही चल रहा था, यानी 7-8 जजों को सुपरसीड करके जो एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया था, तो वैसे भी जुडिशरी डरी हुई थी। तो जबलपुर का एक केस है जिसमें जीने का अधिकार भी जुडिशरी के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने नागरिकों से छीन लिया। मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित था। इस मामले में उनकी एक असहमति की वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनसे जूनियर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया गया। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। इंदिरा गांधी पर तानाशाही इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने इस दौरान संविधान में भी कई बदलाव कर डाले। संविधान में 38वां संशोधन कर न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया। 39वां संशोधन कर अदालत से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला था 42वां संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ 40 अनुच्छेदों को बदला गया और अपने हिसाब से मिनी संविधान ही तैयार कर लिया गया। पचहत्तर वर्षों के इतिहास में यही एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान संविधान का गला पूरी तरह घोंट दिया गया
आपातकाल की घोषणा के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया था और समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया और अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन, संघ बनाने और सभा करने की आजादी भी छीन ली गई। मतलब लोकतंत्र में जनमत से डरी इंदिरा जो भी कर रही थी, कुछ भी संविधान के हिसाब से नहीं था। इमरजेंसी एट 50 ये स्पेशल सीरीज आप जरूर देखें डीडी न्यूज पर। और आइए अब आपको दिखाते हैं खबर खेल जगत से। लीड्स के हेडिंग्ले में भारत इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मुकाबला रोमांचक हो चला है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रन का लक्ष्य दिया। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप दोशी का सोमवार को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन। वे 77 वर्ष के थे। बाएं हाथ के स्पिनर दिलीप दोशी ने 1979 से 1983 तक भारत के लिए 33 टेस्ट और 15 वनडे क्रिकेट मैच खेले। पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2025 में भारत के झंडू कुमार ने पुरुष 80 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं गुवाहाटी स्थित विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेला के तीसरे दिन की इन झलकियों के साथ। तो आप लुत्फ उठाइए इन झलकियों का, दर्शन कीजिए कामाख्या मंदिर का। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।